हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आइए हम लोग बात करते हैं, एक ओवरव्यू देखते हैं कि वेरियस एंटिटी टेक्निक्स जो हैं उनके एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ होते हैं और उनसे रिलेटेड लिमिटेशंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। इनके बारे में डिटेल हमें पढ़ना ही है आगे लेकिन हम लोग इसके बारे में एक स्मॉल इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेंगे। तो यह यहाँ पे हम बात करते हैं कि अलग-अलग प्रोसेसिंग टेक्निक्स जो हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स, जिसमें सबसे पहला है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। तो ये इसका जो एप्लीकेशन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है और इससे सरफेस और स्लाइटली सब सरफेस फ्लॉज डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है वो होता है वेल्ड डिफेक्ट के लिए, ट्यूबिंग डिफेक्ट के लिए, बार्स के लिए, कास्टिंग डिफेक्ट के लिए, बिलेट्स के लिए, फोर्जिंग के लिए, एक्सट्रूजन, इंजन कंपोनेंट, शाफ्ट और गियर्स के लिए, इन सब के लिए इसका एप्लीकेशन होता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। इसकी जो लिमिटेशन की बात करें तो इसका जो डिटेक्शन होता है, इसमें जो डिफेक्ट का डिटेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसी के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड पहले क्रिएट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के हेल्प से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ पे किस तरह का डिफेक्ट है। ये इसमें एप्लीकेबल होता है। इसके लिए क्लीन और स्मूथ सरफेस रिक्वायर्ड होती है और सम फिक्सचर्स भी होल्डिंग फिक्सचर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं किसी किसी मैग्नेटिक टेस्टिंग के लिए। फिक्सचर्स मतलब जिस पे हम वर्क पीस को होल्ड कर सके, तब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। इसके साथ साथ टेस्ट पीस जो है या वर्क पीस जो है उसको डीमैग्नेटाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। कभी कभी कुछ मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको डीमैग्नेटाइज करना, और इसमें जो फ्लॉज या डिफेक्ट होते हैं उनके डेप्थ को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये सारी इसकी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट है ईडी करंट टेस्टिंग। तो ईडी करंट टेस्टिंग की बात करें तो ईडी करंट टेस्टिंग, जैसा कि हमें पहले से पता भी है थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसके बारे में, कि मेटल ईडी करंट जो है उन्हीं मेटेरियल के लिए होंगे जो जनरली इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिंग होते हैं, जैसे मेटल है, एलॉयज है या इलेक्ट्रो कंडक्टर्स है, इन सब के लिए एप्लीकेबल होते हैं। मटेरियल सॉर्टिंग में ये अप्लाई होते हैं। सरफेस और सब सरफेस फ्लॉज के लिए, स्लाइटली सब सरफेस फ्लॉज के लिए ये यूज होते हैं। ये ट्यूबिंग के लिए भी होते हैं, वायर बियरिंग के लिए, रेल, नॉन मेटल कोटिंग और एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग टेस्टिंग के लिए। ये टरबाइन ब्लेड के लिए यूज होता है, टरबाइन ब्लेड के इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है, डिस्क के लिए यूज होता है, ऑटोमेटिव ट्रांसमिशन शाफ्ट के लिए यूज होता है। ये इसके एप्लीकेशंस हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें एक कस्टमाइज प्रोब रिक्वायर्ड होता है। प्रोब मतलब एक एक कॉन्टैक्ट पॉइंट कह सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जिसके थ्रू हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस कॉन्टैक्ट पॉइंट के थ्रू ही करंट पास होगा वर्कपीस में और उसके बाद हम लोग उसकी स्टडी कर सकते हैं। या नॉन कॉन्टैक्टिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्लोज प्रोक्सिमिटी रिक्वायर्ड होगा। क्लोज प्रोक्सिमिटी मतलब उसके कुछ कंपोनेंट के काफी नजदीक आपको जो प्रोब है, स्टाइलस कह सकते हैं आप, उसको रखना पड़ेगा। पेनिट्रेशन जो है कम होती है, टिपिकली 5 mm पेनिट्रेशन होता है इसका। कभी कभी ये फॉल्स इंडिकेशन या अनकंट्रोल पैरामीट्रिक वेरिएबल्स भी शो करते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है ये एप्लीकेबल है मेटल के लिए भी, नॉन मेटल के लिए भी और कंपोजिट के लिए भी, और ये सरफेस और स्लाइटली सब सरफेस फ्लॉज इससे डिटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसके लिमिटेशन की बात करें तो ये मेनली कॉन्टैक्ट टेस्टिंग टेक्निक है, जिसमें कि वर्कपीस के साथ जो है आपका डिवाइस जो है कॉन्टैक्ट में रहेगा। इसमें या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहेगा या इनडायरेक्ट या इंटरवेनिंग मीडियम रिक्वायर्ड होगा, जिसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। इसमें प्रोब्स या स्टाइलस इसमें भी रिक्वायर्ड होते हैं, और इसकी सेंसिटिविटी जो है वो इसके फ्रीक्वेंसी जो आपका डिवाइस है उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये इसके लिमिटेशंस हो गए। इसका जो एप्लीकेशन है अल्ट्रासोनिक की बात करें तो इसका एप्लीकेशन वेल्ड कंपोनेंट को एग्जामिन करने के लिए हो सकता है, ट्यूबिंग को एग्जामिन करने के लिए, ज्वाइंट को, कास्टिंग को, बिलेट्स, फोर्जिंग, शाफ्ट को,
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को एग्जामिन करने के लिए, कंक्रीट या प्रेशर वेसल को एग्जामिन करने के लिए हो सकता है, एयरक्राफ्ट या इंजन कंपोनेंट को एग्जामिन करने के लिए हो सकता है। इसकी हेल्प से हम लोग थिकनेस और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सर्विस वियर या डिटोरिएशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके हेल्प से हम लोग। लेकिन इसके जो एप्लीकेशन अगर लिमिटेशन की बात करें तो ये टेस्ट मटेरियल जो है इसमें जो अगर हम बात करें अल्ट्रासोनिक वेव की तो ये स्कैटरिंग इसमें हो सकता है जिसकी वजह से फाल्स इंडिकेशन हमें मिल सकता है। ठीक है, ये वेरी थिन मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल सूटेबल नहीं है, ये सर इसके लिमिटेशन है। उसके बाद है रेडियोग्राफिक न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी हम लोग कह सकते हैं इसको। दो तरह की रेडियोग्राफी होती है, न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी या एक्सरे रेडियोग्राफी। तो न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी जो है मेटल, नॉन मेटल और कंपोजिट मिक्स मटेरियल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल रेजिन या प्लास्टिक के टेस्टिंग के लिए भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए हो सकता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के लिए हो सकता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, हाई डेंसिटी मटेरियल के लिए भी हो सकता है, या उन मटेरियल के लिए भी हो सकता है जो जिनमें हाइड्रोजन है उनके अंदर प्रेजेंट है। तो ये सारा इसका जो है एप्लीकेशन है या एप्लीकेबिलिटी आप कह सकते हैं। लिमिटेशन की बात करें तो ये जो है ये मेनली इसका जो मटेरियल रेंज है ये फिक्स है, मेटल, नॉन मेटल, कंपोजिट और मिक्स मटेरियल के लिए, सारे तरह के मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए कॉलिमेशन रिक्वायर्ड होता है या फिल्टरिंग रिक्वायर्ड होती है, नहीं तो मॉडिफाई बीम जो है मिलना डिफिकल्ट होता है। इससे रेडिएशन हजार्ड भी हो सकता है क्योंकि ये रेडिएशन से रिलेटेड है। क्रैक जो है, क्रैक के डिटेक्शन के लिए जरूरी ये है कि क्रैक मस्ट बी ओरिएंटेड पैरेलल टू द बीम फॉर डिटेक्शन। ये बीम के पैरेलल डायरेक्शन में होगा तभी बेहतर तरीके से डिटेक्ट हो पाएगा, नहीं तो बेहतर तरीके से डिटेक्ट नहीं होगा। सेंसिटिविटी की बात करें तो इसकी सेंसिटिविटी जो है थिकनेस इंक्रीज होने के साथ साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है उस थिकनेस को पार करके तब हमें डिफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी इसकी जो सेंसिटिविटी है उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट है रेडियोग्राफिक, एक्सरे रेडियोग्राफिक। तो एक्सरे रेडियोग्राफी जो है मेटल, ये भी मेटल और नॉन मेटल और कंपोजिट और मिक्स मटेरियल के लिए है, जैसे कि न्यूट्रॉन वाला था। ये हर तरह के शेप के लिए एप्लीकेबल है। ये कास्टिंग डिफेक्ट के लिए है, वेल्ड डिफेक्ट के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के लिए भी यूज होता है, एरोस्पेस एप्लीकेशन है इसका, मरीन और ऑटोमेटिक कंपोनेंट के भी टेस्टिंग हो सकती है। इसमें भी जैसे क्योंकि ये भी रे है इसलिए इसकी भी सेंसिटिविटी जो है उसकी थिकनेस बढ़ने के साथ, कंपोनेंट की थिकनेस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी सेंसिटिविटी घटती जाएगी। ये मटेरियल का थिकनेस है, वर्क इसका ये थिकनेस है। और चाहे हम न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी की बात करें या एक्सरे रेडियोग्राफी की बात करें, ये एक्सरे या न्यूट्रॉन जो रेज हैं ये इससे होकर पास करती हैं, वर्कपीस से होकर पास करती हैं। तो इस मटेरियल की ये थिकनेस, ये टी है थिकनेस, तो थिकनेस जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ही कम इनकी सेंसिटिविटी रहेगी, और थिकनेस जितनी कम होगी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये जब इससे पास होते हैं तो अंदर के डिफेक्ट भी डिटेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट। ये नॉन पोरस मटेरियल के लिए यूज होते हैं, ये इसका एप्लीकेबिलिटी है। ये यूज किए जा सकते हैं वेल्ड डिफेक्ट को पता करने के लिए, ट्यूबिंग डिफेक्ट को पता करने के लिए, ब्लेजिंग, कास्टिंग, बिलेट फोर्जिंग, ये सब तरह के डिफेक्ट को पता करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्यूमिनियम पार्ट्स को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, टरबाइन ब्लेड्स को, डिस्क गियर, इन सबको इंस्पेक्ट कर सकते हैं इसके हेल्प से। इसके बाद लिमिटेशन की बात करें तो टेस्ट सरफेस का एक्सेस बेहतर तरीके से मिलना चाहिए इसमें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगर कोई उसमें डर्ट है, ऑयल वगैरह जमा है तो उसमें लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग जो है डिफिकल्ट हो जाती है। जो डिफेक्ट है वो सरफेस, उनमें सरफेस क्रैक कह सकते हैं, सरफेस क्रैक जो है डिफेक्ट यही केवल इसमें डिटेक्ट हो सकता है। डिकंटामिनेशन और प्री क्लीनिंग जो है ये बहुत रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इसके बिना इसकी टेस्टिंग नहीं हो सकती। ये सरफेस एप्लीकेशन के लिए होता है। वेपर हजार्ड होता है, वेपर क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो वेपर हजार्ड हो सकता है। ये टाइट और सैलो डिफेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें लिक्विड जो है डिफेक्ट के अंदर जाता है तब जाके हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, और इससे डेप्थ ऑफ फ्लोज का इंडिकेशन नहीं मिलता है। मतलब डिफेक्ट जो है किस डेप्थ तक है इसका इंडिकेशन नहीं मिलता है, केवल लोकेशन मिल जाएगा कि हाँ जी इस जगह पे है प्रॉब्लम, लेकिन उसकी डेप्थ क्या है डिफेक्ट की ये हमें आइडेंटिफाई
नहीं हो सकता, ऐसे में ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये सारी चीजें एप्लीकेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कोई भी मटेरियल होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी का लिस्ट दिया हुआ है, जैसे अगर हम लोग बात करें डेंसिटी, specific gravity, state and temperature, coefficient of thermal expansion, specific heat, latent heat, fluidity, buildability, elasticity, plasticity, porosity, thermal conductivity, electrical conductivity, ये सारी जो है, इनके अलावा भी कई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, उन सब का एग्जामिनेशन वो सब कैसे इफेक्ट करते हैं, ये सब सारी चीज़ों को स्टडी हम लोग इसके हेल्प से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। एक छोटा सा लिस्ट यहाँ पे भी मेंशन है, अगर हम देखें तो बिहेवियर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करें तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है और प्रॉपर्टी मॉडिफिकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मटेरियल जो है कैसे कैसे किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल की बात करें तो ये एटॉमिक बॉन्ड पर रिलेटेड है, इसमें मेटेलिक आयनिक कोवैलेंट हो सकते हैं। मटेरियल जो है क्रिस्टलाइन या एमोर्फस हो सकता है, क्रिस्टलाइन या एमोर्फस जिसको नॉन क्रिस्टलाइन भी कहते हैं, ये पार्टली क्रिस्टलाइन या पॉलीमर चेंज हो सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल की बात करें तो उनमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वही हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन, कोरोजन, ये सब सारी चीजें जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, स्टिफनेस, हार्डनेस, टफनेस, फटीग, क्रीप, रेजिस्टेंस टू वियर, कोरोजन, ऑक्सीडेशन, हॉट, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें हीट ट्रीटमेंट आता है। हीट ट्रीटमेंट में एनिलिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, एलॉइंग, रीइंफोर्समेंट, कंपोजिट, लैमिनेशंस, फिलर्स, सरफेस ट्रीटमेंट, ये सारे जो है प्रॉपर्टीज मॉडिफिकेशन के टेक्निक्स हैं या प्रॉपर्टी मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस कह सकते हैं। तो इन सब के बारे में भी हम स्टडी करते हैं कि इनके ड्यूरेशन में होने वाले जो क्रैक है या कोई भी डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम अपने नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड के हेल्प से। थैंक यू।